इस बार दो लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। एक हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके नाम पर पश्चिम बंगाल की जनता वोट डालने के लिए बाहर निकल रही है, और दूसरे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था वहां की जनता को करके दी है कि लोग निसंकोच बिना डर के बाहर निकल रहे हैं। आज अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में पूजा अर्चना की। ये तीर्थ स्थल कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, और गंगा सागर वो स्थान है जहां गंगा नदी सागर से जाकर मिलती है, और ये जगह दक्षिण 24 परगना में है, जहां 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। पिछले चुनाव में दक्षिण 24 परगना में बीजेपी 31 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि ममता बनर्जी ने 31 में से 30 सीटें जीती। इसलिए गंगा सागर का ये जिला बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमित शाह ने आज हुगली जिले में एक रोड शो किया, और उन्होंने ममता बनर्जी की धमकी पर और धमकी देते हुए लोगों से बगैर किसी डर के वोट देने की उन्होंने अपील की, और कहा है कि ममता बनर्जी की धमकियों से मत डरना। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगले 60 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान पश्चिम बंगाल में आम जनता की रक्षा करने के लिए वहीं तैनात रहेंगे 2 महीने तक। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। दिल्ली के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई, और आज मैं बोलकर जाता हूं 60 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अब जल्दी से आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में कुछ नई जानकारी देते हैं जो आपको पता नहीं होगा। पहला, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम और दलितों की कुल आबादी 50% से ज्यादा है, और भारत के किसी भी राज्य में मुस्लिम और दलितों की आबादी मिलाकर 50% नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। और दूसरा, मुस्लिम और दलित 50% होने के बावजूद आज तक पश्चिम बंगाल में ना तो कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ, ना ही दलित। ज्यादातर मुख्यमंत्री उच्च जातियों से वहां पर आए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मुर्शिदाबाद में 66% मुस्लिम और 13% दलित आबादी है। यहां विधानसभा की 12 सीटें हैं, 22 सीटें हैं, और पिछले चुनाव में टीएमसी इनमें से 20 सीटें जीती थी, बीजेपी को 2 सीट मिली थी। दक्षिण 24 परगना में 35% मुस्लिम, 19% दलित आबादी है। यहां विधानसभा की 31 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी 31 में से 30 सीटें जीती, जबकि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन जिन जिलों में मुस्लिम आबादी कम है और दलित आबादी ज्यादा है, वहां बीजेपी को फायदा होता है। जलपाईगुड़ी में लगभग 12% मुस्लिम और 29% दलित आबादी है। यहां विधानसभा की 12 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इसमें से 9 सीट जीती थी, टीएमसी ने सिर्फ 3 सीट। कूच बिहार में 25% मुस्लिम और 32% दलित आबादी है। विधानसभा की 9 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इनमें से 7 जीती, जबकि टीएमसी सिर्फ 2 सीट। इस बार जिस तरह से पहले चरण में 92% वोटिंग हुई, उससे इस बात की संभावना है कि मुसलमानों की तरह हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है। और अगर ध्रुवीकरण होता है तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहली बार होगा, और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में नतीजे आपको चौंकाने वाले भी मिल सकते हैं। एक और विरोधाभास देखिए। मुस्लिम और दलित तो सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज तक कोई भी मुस्लिम या दलित मुख्यमंत्री बन नहीं पाया। आजादी के बाद अब तक पश्चिम बंगाल में 8 मुख्यमंत्री रहे। इनमें से सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र घोष पिछड़ी जाति से थे, और बाकी के सभी 7 मुख्यमंत्री या तो ब्राह्मण थे या ऊंची जातियों से थे। अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो पश्चिम बंगाल में ऊंची जातियों के मुख्यमंत्री बनने का प्रतिशत लगभग 100% है। पंजाब में 91%, केरलम में 74%, उत्तर प्रदेश में 63%, बिहार में 41% और कर्नाटक में 25% मुख्यमंत्री ऊंची जातियों से आते हैं। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में पिछले 50 वर्षों में जाति की राजनीति बहुत मजबूत नहीं हो पाई। बाकी हर जगह मजबूत है, लेकिन यहां नहीं हो पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के दौरान जाति के बजाय वर्ग यानी अमीर और गरीब की राजनीति चलती थी। इसीलिए अलग अलग जातियां बहुत ज्यादा संगठित नहीं हो पाई पश्चिम बंगाल में। अब बड़ा सवाल यह है कि इस राज्य की राजनीति में ऐसा क्या खास है कि वहां ज्यादातर ब्राह्मण या ऊंची जाति के नेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले एक शब्द समझना होगा, और यह है भद्रलोक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस शब्द का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। भद्रलोक
वहाँ का एक सामाजिक शब्द है। इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा, सामाजिक रूप से प्रभावशाली, मध्यम वर्गीय और ऊंची जाति से आने वाला बंगाली वर्ग। ये वर्ग मुख्य रूप से ब्राह्मण जैसी ऊंची जातियों से आता है। इस शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश काल में शुरू हुआ था। ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ब्रिटिश सरकार में नौकरी किया करते थे। आज़ादी के बाद इस वर्ग पर मार्क्सवाद का बहुत प्रभाव पड़ा और इनके दम पर ही कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में लगभग 34 साल तक राज किया और इसीलिए 34 वर्षों के कम्युनिस्ट शासन को भद्रलोक का शासन भी कहते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने नई रणनीति पर काम किया और मुस्लिम और दलित जैसे नई समीकरण उन्होंने तैयार किए। लेकिन बीजेपी के आने से पिछले 50 वर्षों का राजनीतिक समीकरण अब बदलने लगा है और पहली बार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब उभर रहे हैं। अब वहां पर जो लोग भद्रलोक कहलाते हैं वो ज्यादातर कोलकाता और उसके आसपास रहते हैं और इसीलिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोलकाता का दबदबा सबसे ज्यादा है। अब तक इस राज्य के ज्यादातर मुख्यमंत्री कोलकाता से ही आए हैं। पश्चिम बंगाल में 8 मुख्यमंत्रियों में से 7 कोलकाता के रहने वाले थे, जबकि एक मुख्यमंत्री अजय कुमार मुखर्जी कोलकाता के बाहर से थे, सिर्फ एक। और अजय कुमार मुखर्जी मेदिनीपुर के रहने वाले थे। जबकि कोलकाता में सिर्फ 11 विधानसभा सीटें हैं और 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में ये सिर्फ 3.74% है। देश के दूसरे राज्यों से अगर पश्चिम बंगाल की तुलना की जाए तो बिहार में 100%, उत्तर प्रदेश में 95%, महाराष्ट्र में 75% और गुजरात में 88% मुख्यमंत्री राज्य की राजधानी के बाहर से आते हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग है।